मेरा मानना है जितने भी आप लोग डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका ये पैशन है जो आप कर रहे हैं। क्योंकि काम आप थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, बट आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से मुझे यही लगा कि आप कितने पैशनेट हैं उस फील्ड में काम करने के लिए, कि आप डिफरेंट फील्ड में आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, डिफरेंट संस्थाओं में काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं। और इसके पीछे, सबके पीछे एक स्टोरी होती है। मेरा ये मानना है, कोई भी आप पैशन के लिए काम करते हैं, उसमें सबकी कोई एक स्टोरी होती है जिसके कारण उसको वो दिल से लग जाती है और वो कहता है ये मेरा लाइफ का मोटिव हो गया, ये मेरा लाइफ का एक रीजन है, एक मेरा वाई है कि मुझे क्यों करना है। सेम थिंग विद मी। मैं ये जो हेल्थ एंड वेलनेस का करती हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बट ये मेरे लाइफ का एक वाई है। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी, और शायद आप लोग भी आज जिनका वाई नहीं आपने सोचा आज तक, आप शायद ये सोचेंगे, फूड फॉर थॉट है कि हम लोग सिर्फ खाना खाने, सोने, बच्चे पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम सब एक किसी मोटिव के लिए पैदा हुए हैं, कोई हमारी डिवाइन रीजन है जो हम पैदा हुए हैं। कईयों को तो मैंने नोटिस किया, उन्होंने दे हैव फिगर्ड इट आउट। जिन्होंने आज तक फिगर आउट नहीं किया, मुझे ये आज है कि आप शायद फिगर आउट कीजिए, शायद आपको कहीं ना कहीं ये रिलेट कर सकें जो मैं कह रही हूँ। और जब हम पैदा होते हैं, बहुत छोटी उम्र में हमको हमारा वाई पता होता है, बट जब हम स्कूल जाते हैं, हम लोग सोसाइटी की ऐसा नहीं करना, वैसा करना है, पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, तो हमारा जो वाई है वो कहीं ना कहीं गुम जाता है। हम दुनियादारी में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा रियल क्या चीज हमारी सोल को फुलफिल करती है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं जो आज यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, आपस में अपने व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मेरा वाई क्या है, और बहुत आगे जाके आप पीछे कनेक्ट करते हो कि अच्छा इसलिए ये सब हुआ। अक्सर लोग जब कभी प्रॉब्लम आती है बहुत टूट जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसी प्रॉब्लम में क्यों आया। बट मेरा मानना है कि हर चीज आपके फायदे के लिए हो रही है, ऊपर वाला कोई अच्छे के लिए आपके साथ कोई काम कर रहा होता है। उस टाइम हमें शायद फील नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली हम धीरे धीरे, अगर आप नोटिस करेंगे, अपनी लाइफ में पीछे जाएंगे, आप आगे ही बढ़े, राइट। और वो क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आपको कहीं ना कहीं जब तोड़ा तो आपको स्ट्रेंथ भी दी उससे उभरने की। तो ऐसा ही मेरी स्टोरी है। मैं 10 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। तो अच्छा है बहुत कि मेरे साथ क्या हुआ, बाकी बच्चे दोनों पेरेंट्स के साथ है, उनके फैमिली में कितनी खुशहाली है, शाम को फादर घर आ जाते, तो मुझे वो नहीं मिला ऐसी लाइफ। बट मेरी मदर ने बहुत स्ट्रांगली मुझे पढ़ाया, बड़ा किया। आज मैं जब उस चीज को पीछे जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। तो स्ट्रांग मैं रातों रात नहीं हुई, जैसे राहुल जी ने बोला कोई चीज रातों रात नहीं होती है। आपको लाइफ की स्ट्रगल्स आपको स्ट्रांग करती है। तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सिर झुका के खुश होइए कि आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला बहुत प्यार करता है जो आपको उसने प्रॉब्लम दी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग बना रहा है। तो ऐसे ही 10 साल की उम्र में जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मेरे जो बचपन की कुछ यादें हैं उसमें एक बात थी कि मेरे फादर को कैंसर हुआ। और जब कैंसर हुआ तो 1 साल तक डायग्नोज नहीं हो पाया। मैं आज से बात कर रही हूँ, आज से ऑलमोस्ट 40 साल पुराना। तो डायग्नोज नहीं हो पाया। तो एज अ चाइल्ड आई overheard the doctor telling my mom कि आपके हस्बैंड को दवाई लेते थे क्या, कि इनको हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, मतलब वो हेल्प कर नहीं रही है उस पर किसी भी ट्रीटमेंट पे। तो मेरी मॉम ने बोला हाँ ये डिस्प्रिन बहुत खाते हैं। तो जब थकान हुई, हमारी आदत है ना, हम डिस्प्रिन ले लेते हैं, एडविल ले लेते हैं, टाइलनॉल, क्रोसिन, हमारी आदत है कि भाई थकान हुई हमने दवाई ले ली। बट हम ये नहीं समझते कि वो जो दवाइयाँ हैं हमारी बॉडी में जो बॉडी उसकी यूज टू होती जाती है। तो ऐसा ही हुआ जब उनका ट्रीटमेंट हुआ तो उनकी बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया उससे। तो बचपन से बात रह गई कि एलोपैथी नहीं खानी।
भैया दवाई नहीं खानी। तो ये एक डर पड़ गया और मुझे लगता है वो डर मुझे आज यहाँ तक ले आया। तो जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड 25 साल के थे, तो उनके फादर को मेरे फादर लॉ की डेथ हो चुकी थी, बट पता चला कि उनको डायबिटीज है जेनेटिक। तो वो डर वापस आ गया बचपन वाला कि दवाई नहीं खानी। तो मैंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस पढ़नी शुरू कर दी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट पढ़ाई शुरू कर दी। ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस, कैसे आप खाने से, लाइफस्टाइल से बीमारियां दूर कर सकते हैं। और कोई इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ किसी को बताना था, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, पर्सनल रीजंस के लिए, कि मुझे अपने हस्बैंड को दवाइयों से मुक्त करना है। तो मैंने खूब सारी पढ़ाई शुरू कर दी, बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, और उनकी जो डायबिटीज थी वो रिवर्स कर दी। लाइफस्टाइल, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। तो जब ये किया, तो अब जब आपको थोड़ी नॉलेज होने लग जाती है, तो कोई भी बोलता मुझे प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं, हमारी आदत है कि हम अपना ज्ञान बांटते हैं। तो ज्ञान बांटते बांटते क्या हुआ कि बहुत लोगों की लाइफ ठीक होने लग गई, बहुत लोगों की बीमारियां ठीक होने लग गई। अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं चलती, अपनी लाइफ में खुश, अपने घर में हेल्दी ईटिंग, और कोई मेडिकेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी 3 बेटियां हैं और आज तक मैंने अपनी बेटियों को दवाई नहीं दी। मैं दवाई नहीं खाती। हाँ जी, जो वैक्सीनेशन बच्चों को लगती है वो ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा इन बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होने दिया घरेलू नुस्खों से और ये सब। और जैसे मैं बताया, मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनका साइड इफेक्ट नहीं है। मैं एलोपैथी की अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि एलोपैथी नहीं करनी चाहिए। एक स्टेज होती है लाइफ में जहाँ एलोपैथी ही एक वो आपका सॉल्व कर सकता है, बट उससे पहले आप बहुत सारी चीजें हैं ठीक कर सकते हैं। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज हम जो ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर नेहा ये बात कर रही है कि लाइफस्टाइल चेंज, हम लाइफस्टाइल चेंज करके बहुत चीजें अपनी लाइफ में बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम लोगों का क्या हो गया है कि हम लोग धीरे 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 बदलते गए। अगर आप आज नोटिस करें, अपने पुराने पूर्वज, हम लोग का लाइफस्टाइल क्या होता था, घर में एक तो जॉइंट फैमिली होती थी, एक इंसान कमाता था, बाकी सारी फैमिली खाती थी। धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज होते गए, सेकुलर फैमिलीज हो गए, टाइम नहीं अब लोगों के पास, फ्रोजन फूड आने लग गए। और पुराने जमाने में पॉपुलेशन कम थी, तो जो लैंड था एग्रीकल्चर का, वो कम लोगों को फीड कर रहा था। आज की डेट में लैंड तो उतना ही है, जमीन तो बदली नहीं, सबको जमीन कम हो गई क्योंकि घर बहुत बढ़ गए। एग्रीकल्चर लैंड कम हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का पेट भरना। तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस हो गए? हमारा जो खाना है अब डिफरेंट तरीके से उगता है, वो पुराने तरीके से नहीं उगता। अब क्या उगता है? बेस्ट फर्टिलाइजर, बेस्ट पेस्टिसाइड, बेस्ट केमिकल्स के साथ, और फटाफट उगाना है। तो जो टमाटर को 90 दिन लगते थे उगने में, अब वो 20 दिन में भी उगा देते हैं। वो कैसे उगा देते हैं? फटाफट पर। तो अभी जो न्यूट्रिशन मिलना था फ्रूट को, वेजिटेबल को जमीन से, अब वो नहीं मिल रहा। तो उसके कारण हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। और पुराने जमाने में क्या था कि आप चटनी भी पीस रहे तो आपकी मेहनत लग रही है, आप झाड़ू भी मार रहे हैं, आप मक्खन निकाल रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी थी। अब वो धीरे धीरे एक्टिविटी कम हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया, न्यूट्रिशन खाने में नहीं रहा, और हम सोचते हैं कि भाई हम सब बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो बीमारी का रीजन एक नहीं है, बहुत सारे रीजन है बीमारी के। तो मैं आपको एक सिंपल से कंसेप्ट के साथ बताना चाहती हूँ कि हमारा खाना खाने से बीमारियों का क्या लेना देना है। तो जैसे डॉक्टर नेहा ने बोला, डाइजेशन शुरू होती है दिमाग से, बिल्कुल सही है। बट फॉर लेमैन, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, जब खाना आता है तो हम पहली गराई खाते हैं, तो क्या होता है, हम चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पीस करते हैं, और वो हमारे एस्फेगस से निकल के हमारे स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एंजाइम उस खाने को और तोड़ते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारा खाना जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहां पे असली न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है बट बहुत लंबी है। एक जो आपका कोट होता है लॉन टेनिस का, उसके 2 चक्कर मार लेती है। पता नहीं लॉन टेनिस को पता नहीं कि इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, जिसने भी बोला, बट स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम काटे तो ये ऐसे दिखती है। ठीक है। जो आउटर है राउंड सर्कल वो आपकी आउटर वॉल है, जो अंदर स्क्विगली सी है वो आपकी इनर वॉल है। तो ऊपर वाले की मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या कला है, उसने वो भी सीधी राउंड नहीं लगाई, स्क्विगली करी। क्यों? ताकि रेडियस बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो वो जो है उसके अंदर आप जो देख रहे हैं बाल जैसे, उसको वेलाइस कहते हैं। एक्चुअली वो बाल जैसे नहीं है, वो हमारी उंगलियों जैसे है। तो पूरी पाइप में स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे उंगली की तरह हमारे वेलाइस लगे हुए हैं। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? फंक्शनल यूनिट। इससे सारा फंक्शन इसका होता है। तो जब हमने जो खाना खाया, जो उसका ब्रेक डाउन हुआ, वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और यहाँ वेलाइस को लगता है। ठीक है। और इन वेलाइस के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं और अंदर एक ब्लड कैपिलरी रन कर रही है। तो इन रिसेप्टर्स पे ये जो न्यूट्रिशन है एब्जॉर्ब होता है और हमारी ब्लड कैपिलरी से वो हमारी पूरी बॉडी में इसका न्यूट्रिशन जाता है। ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। जो नहीं पचा वो लॉन्ग इंटेस्टाइन से निकल के कोलॉन से बाहर का निकल गया। तो खाना असली पचता कहाँ पे है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है जी। सो फार सो गुड। अब हम इतने सालों से जो मैदा खा रहे हैं, जो जीएमओ फूड खा रहे हैं, जीएमओ आजकल सबने सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। 9 महीने तो वहां पे बर्फ पड़ रहती है, तो वीट कैसे प्रोड्यूस होगा? उन्होंने जो सीड है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। अब हमारी बॉडी तो मॉडिफाई नहीं हुई, पर सीड मॉडिफाई हो गया। पुराने जमाने में मैंने तो बहुत नहीं सही सुना कि किसी को सेलिएक डिजीज है, बोला आटा नहीं पच रहा। अब क्या हो गया? इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होगी? पीनट एलर्जी है, सेलिएक डिजीज है, बहुत सारी बीमारियां आ गई। रीजन क्या है? क्योंकि जो फूड है वो मॉडिफाई हो गया, वो अब नहीं पच रहा हम लोगों को, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप कैसे सीड्स को मॉडिफाई ना करें और ये सब, बट हम ये कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, हम क्या खाएं और कैसे खाएं। ठीक है। अब ये जो वेलाइस है, इन पे हम जो आटा मैदा खा रहे हैं वो यहाँ पे आके चिपक रहा है। ठीक है। निकल रहा है तो चिपक रहा है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो अब बात सुनिए, अगर वो सब चिपका हुआ है तो आप सोना भी खा रहे हैं तो रिसेप्टर्स में तो जाएगा न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन नहीं जा रहा तो आपकी बॉडी काम किस पे कर रही है? तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपको एक सिग्नल भेजती है। लेट्स से एक्ने हो गई, हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। वो क्रीम रिकमेंड करता है, हमने क्रीम लगा ली। अब बॉडी दूसरा रेड फ्लैग भेज रही है, इन्फ्लेमेशन हो गई, हमको फिर समझ नहीं आ रही, हम फिर डॉक्टर पे भाग रहे हैं और फिर वो हमें कोई और दवाई दे रहा है। बट एक्चुअली में जो रूट कॉज है कि बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, वो आपको बार बार ये बता रही है कि मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अब जैसे मैं वेट लॉस मेंटोर हूँ, हेल्थ कोच हूँ, तो अक्सर जब लोग मुझे फोन करते हैं तो मुझे ये बोलते हैं कि जी रूपी जी मुझे इतना किलो वेट लूज करना है, बट मैं तो खाना ही नहीं खाती, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो मुझे ये बात सुनाई देती है कि आप कह रहे हो मैंने गाड़ी चलानी है जी, लेकिन मैंने पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल कहते हैं हम लोग, गैस कहते हैं, मैं गैस नहीं डालनी अपने गाड़ी में, लेकिन मुझे पूरे इंदौर का चक्कर लगाना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपने न्यूट्रिशन नहीं खाना, लेकिन आप चाहते हो आपकी बॉडी ऑप्टिमम काम करे, 24 घंटे इतने सालों से काम कर रही है, तो कैसे पॉसिबल है? तो ना खाना सबसे बड़ी बीमारी है। और आजकल लोगों में ये बीमारी सबसे ज्यादा है कि ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है जी। ये बिल्कुल गलत है।
जरूर ब्रेकफास्ट कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती, आई डोंट नो इंदौरी स्टाइल वो जलेबी और वो करके, सो नो कमेंट्स ऑन दैट, बट ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे तो चलेगी कैसे बेचारे। ठीक है। दूसरी चीज, हम जो मेरा जो प्रोग्राम है मैं उसमें बताती हूँ कि कैसे आप ये जो वलाइज हैं इनको आप क्लेंस कीजिए, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये चीज चिपक गई है, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप खाना बनाते हो तो आपके जो भी बर्तन में खाना बनाया है वो जब खत्म हो जाता है आप उसको धोते हो, तो कैसे करते हो? पानी से निकाल के रख देते हो? नहीं, आप स्क्रब करते हो, राइट? तो स्क्रब क्या है? रफेज। हमारे खाने में भी क्या है? रफेज बहुत जरूरी है। और रफेज क्या है? सब्जियां। और अनफॉर्चुनेटली हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ही नहीं खाते। तो रफेज नहीं खाएंगे तो ये निकलेगा कैसे? और पुराने जमाने, जब मैं तो 50 साल की हूँ, तो जितने लोग मेरी उम्र के शायद वो रिलेट कर पाएंगे कि जब हम छोटे थे तो आटा जब गूंथते थे ना तो उसके अंदर एक छानते थे तो उसके अंदर रफेज निकलती थी। आज की डेट में बेस्ट से बेस्ट आटा ले आइए, इंदौर का मुझे पता नहीं, मैं कनाडा की बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी रफेज नहीं है, बिल्कुल मैदा हो गया। इसके लिए बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए सीलिएक डिजीज हो रही है, क्योंकि हमारा क्लेंजिंग सिस्टम ही नहीं है। तो जूस की जगह फ्रूट खाइए, सिंपल थिंग्स, बहुत ही सिंपल है। एडवांस मत हो जाइए, जूस के अंदर शुगर डाली हुई एडिड शुगर है, खाइए लेकिन फ्रूट खाइए, रियल चीजें। हमें पुराने तरीके में वापस जाना है, फ्रूट खाइए और रफेज। तो फ्रूट के अंदर रफेज है, आपके सब्जियों के अंदर रफेज है, वो क्या करेगा? आपके जो वेलाइज है उनको क्लेंस करेगा। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपकी जब बॉडी में अगर किसी को डायबिटीज हो रही है, आपने पीसीओएस की बात करी, वो क्या हो रहा है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। डायबिटीज इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन। 99% बीमारियां क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन के कारण। और इन्फ्लेमेशन का रीजन क्या है? एसिडिटी। हमारे इंडियंस में तो हमारा खाना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि एसिडिटी बहुत होती है। और एसिडिटी के एक रीजन है, बहुत सारे रीजन है। एक तो होता है जब आप गोलियां खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन हो गई या कोई भी, उससे क्या आपका एस्फेगस जो है, जो वॉल्व है, वो ढीला पड़ जाता है, क्योंकि हर दवाई का कोई साइड इफेक्ट है। अगर वो एक चीज ठीक कर रही है तो कुछ खराब भी कर रही है। ठीक है, आपका एस्फेगस जो है वो ढीला हो जाता है, उसके कारण आपको एसिड रिफ्लेक्स आता है। किसी को होता है ऐसा मुंह पे एसिडिटी आ रही है, वो क्या है कि आपका एसिड रिफ्लेक्स होगा। दूसरी चीज, अब जब खाना नहीं खा रहे प्रॉपर इंटरवल पे, अब बॉडी तो अपना डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है वो सिक्रीट कर रही है टाइम टू टाइम, अब उसको आप कुछ दे नहीं रहे पचाने के लिए, तो क्या होगा? एसिडिटी होगी। तीसरी चीज, हमारा खाना, स्पाइसेस बहुत बढ़िया है, हर्ब्स बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी लकी, हम लोग इंडिया से हैं, हमारा जो बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो बहुत हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, उससे प्रॉब्लम होती है। तो हमको क्या करना है कि खाना एक बैलेंस डाइट खानी, जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया कि जो खाना है वो मैजिकल थाली होनी चाहिए। हर चीज़ खाइए, हर तरीके का न्यूट्रिशन हमें चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। सिर्फ चावल और रोटी ही नहीं खाएं, सब्जियां खाएं, प्रोटीन मेक श्योर करें। जैसे ये बहुत ज़्यादा जिम में भागते हैं, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। हमारी मोस्टली प्रॉब्लम क्या है इंडियन डाइट्स में, हम प्रोटीन नहीं खाते, और प्रोटीन जो है वो आपका मसल का फूड है, और जैसे हम 40 साल की ऊपर उम्र से जाते हैं, ऊपर होते हैं, तो हमारे मसल्स लूज होने लग जाते हैं। तो हमें मसल्स के लिए प्रोटीन खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने फूड के अंदर दाल, पनीर, टोफू, चिकन, अंडा, ऐसी चीज़ें, सोए ज़रूर रखें, क्योंकि प्रोटीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द फूड फॉर आवर मसल्स। और खासकर आपके लिए, आप तो जब आपको पता ही होगा, आप ट्रेनिंग करते होंगे, तो बहुत ज़रूरी है आपको प्रोटीन खाना। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं एसिडिटी की,
जो हम प्रोग्राम बताते हैं उसके अंदर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। हमारे को अपनी बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। और जो हमारे जैसे कह रहे हैं पुराने जमाने में, वेरी फॉर्चुनेट हम इंडिया से हैं और हमको बेसिक चीजें बहुत सारी पता है। गर्म पानी में सुबह नींबू डाल के पीना, वो क्यों करते हैं? वो सिंपल रीजन, आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर रहे हो। इवन दो जो नींबू है एसिडिक होता है, बट जब वो पीते हो वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है। उससे क्या आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं। एलोवेरा है, आपके नोनी जूस मिलता है, वो सब लीजिए सुबह सुबह। सुबह पानी पीना, सुबह अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी डॉक्टर नेहा ने भी बोला कि कोई भी बीमारी आप सोच लीजिए आपकी बॉडी में ऑलरेडी है। कैंसर भी है, अब हम सबके बॉडी में कैंसर सेल्स है। बट जब हमारी बॉडी एसिडिक होती है तो वो जो सेल्स है वो म्यूटेट होते हैं, फास्टर म्यूटेट होते हैं। बट अगर आपकी बॉडी एल्कलाइन है तो कोई भी तरीके का आपको वायरस हो वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी जैसे एक स्टिल पानी है, वहां पे मच्छर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी बढ़ने की जगह है। दे लाइक टू ग्रो देयर। सेम थिंग, हमारी बॉडी अगर एसिडिक होगी तो वहां पे बढ़ेगी। तो आपको बॉडी को अल्कलाइन करना है ताकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो। ठीक है, तो एक तो हम आपकी बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन करते हैं। दूसरी, आपको हर 2-3 घंटे बाद कुछ खाना है। बट ये नहीं है कि टिक्की खा ली, छोले भटूरे खा लिए, उसके बाद जलेबी खा लिए, नहीं, खाना है लेकिन हेल्दी। सेब ले लिया, नाशपाती ले ली, लस्सी पी ली, प्रॉपर एक मील खाना खा लिया। तो हेल्दी चॉइसेस जो हमारे किचन के अंदर ही है वो खाना है। खाना छोड़ना इज अ ब्लंडर। अगर कोई आपको कह रहा है कि खाना छोड़ के आप वेट लॉस कीजिए तो बिल्कुल गलत है। हाँ जी, वेट लॉस का एक ही तरीका है पूरी दुनिया में, वो है कैलोरी डेफिसिट। कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं और जितना आप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें डेफिसिट होगा तो ही आपका वेट लॉस होगा। और कोई तरीका है ही नहीं। चाहे आप जिम जा रहे हो, वो आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, जितना आप खा रहे हो, आप जाके रनिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप बर्न ज्यादा कर रहे हो। बट जो लोग जिम नहीं जा सकते, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारा उन लोगों से उनकी तरफ ये एक हेल्प है, क्योंकि लोगों को लगता है मैं जिम नहीं जा सकती तो मैं वेट लॉस नहीं कर सकती। और ये कैच-22 है, वेट बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। बट आप राइट खाना खा के आप वेट लॉस कर सकते हो, और घर का खाना खा के। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जब आप हर 3 घंटे बाद खाना खाएं तो आपकी बॉडी जो फूड रिजर्व करके रखी थी, जिसको हम फैट कहते हैं, वो धीरे धीरे छोड़ने लग जाती है, तो आपका वेट लॉस हो जाता है। अब सोचने की बात है कि ये रिजर्व आया कहां से था? जब आप खाना नहीं खा रहे थे, आप खाना स्किप कर रहे थे, तो जब खाना खाते थे तो बॉडी क्या करती थी? बॉडी स्मार्ट है, उसको पूरा बॉडी को चलाना है, तो उसको ये तो खाना खाएगी नहीं, तो अब ये खाना खा रही है, इसको उठा के मैं रिजर्व में रख दूंगा, क्योंकि जब ये नहीं खाएगी मैं यहां से एनर्जी दूंगा। तो बॉडी को आपने ही आदत डाल दी थी फैट रिजर्व करने के लिए। तो जब आपकी बॉडी फैट रिजर्व कर रही थी, उसी को मोटापा कहते हैं। और फैट इज नथिंग बट बैलून। अब ये सोचिए कि बैलून है, आपका जब लाइफस्टाइल अच्छा है तो बैलून धीरे धीरे डिफ्लेट हो जाता है। लोग कहते हैं मेरा वेट वापस आ गया। वेट क्यों वापस आ गया? आपका लाइफस्टाइल खराब हो गया, वो धीरे धीरे उसका फैट फिर बढ़ गया। और रातों रात फैट नहीं बढ़ा, पहले पानी बढ़ा, वाटर रिटेंशन, और फिर धीरे धीरे उसने फैट डालना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब वेट लॉस करते हो, धीरे धीरे पहले वो वाटर छोड़ती है, फिर उसके बाद फैट छोड़ने लग जाती है। तो बेस्ट तरीका क्या है कि फैट सेल्स बने ही ना, और फैट सेल्स ना बने उसका तरीका क्या है? आप अपनी बॉडी को हर 3 घंटे बाद कुछ हेल्दी खाने को दीजिए, ताकि उसको आदत ही ना पड़े रिजर्व में चीजें रखने की। ठीक है, तो ये है हमारा कि कैसे आप अपना एल्कलाइन अपनी बॉडी को रख सकते हैं, कैसे आप घर के खाने से अपने आप का फैट लॉस कर सकते हैं। और अभी बात हुई थी आपकी कि आपने बोला कि रात को खाना खाने की, तो हमने क्या करना है, हम ये सिखाना चाहते हैं कि बॉडी को अपने आप को हील और रिपेयर करने का हमें टाइम देना चाहिए। ऊपर वाले ने हमारी बॉडी मैजिकल बनाई है। अब आप खुद सोच लीजिए अपने अपने दिमाग में, आप कितने टाइम से अपनी बॉडी को का टेक केयर नहीं कर रहे हैं। हम कितना अब्यूज करते हैं अपनी बॉडी को।
जितना हम लोग अपनी बॉडी को खराब करते हैं, हम अपने फ्रेंड को भी ऐसा नहीं करते जैसे हम अपने आप सेट करते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, हम लोगों ने बस ग्रांटेड ले लिया, अरे भैया ये तो नहीं है, बट ये ही सब कुछ है, ये है तो सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो एक चीज की बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए हील होने का, और वो टाइम कब होता है? जब आप रात को सोते हैं, तब आपका लीवर और किडनी डिटॉक्सिफाई होती है। तो अक्सर आपने सुना है कि लोग कहते हैं टाइम से खाना खा लीजिए, 6 बजे खाना खा लीजिए। अभी जैसे डॉक्टर नेहा ने बोला कि 6 बजे तक पानी का इंटेक कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत पानी पीना तो पीजिए। मैं थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ। हम लोगों का लाइफस्टाइल वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोज सब लोग 5 बजे काम से आ जाते हैं। कई लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, कई लोग 9 बजे घर आते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट हम एक चीज कर सकते हैं, खाना खाने से सोने के अंदर 3 घंटे का अंतर रखें। ये तो किया जा सकता है, सिंपल। क्योंकि अब वो पुराने जमाने नहीं रह गए कि 5 बजे घर आ गए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, 9 बजे सो गए, अभी वो नहीं है। बट अगर हम ये करें कि खाना खा के 3 घंटे के बाद सो जाइए, मेक श्योर कि आप 3 घंटे तक, और उसके बाद जब सुबह उठें तो आप ये नोटिस कीजिए कि 10 से 12 घंटे का आपका खाने का फास्टिंग हो गया। अब पुराने जमाने में यही करते थे ना, ये फास्टिंग, इन सबका एक रीजन था। वो साइंटिफिक रीजन नहीं था, वो रिलीजियस स्पिरिचुअल रीजन से बताते थे, बट उन सब के पीछे कोई रीजन था कि जो पुराने जमाने में ये चीजें होती थी। जो फास्टिंग है वो नथिंग बट इट हेल्प्स योर बॉडी टू डिटॉक्सिफाई एंड हील इटसेल्फ। हमारी बॉडी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को हील एंड रिपेयर कर सकती है, सिर्फ हम उसको टाइम नहीं देते। तो जब हम सिंपल खाना खाते हैं, तो अब रात की मील आप ऐसे खाइए कि आप सिंपल मील खाइए, मतलब एक सब्जी और एक प्रोटीन। उसका रीजन क्या है? जब आप छोटा सा सिंपल सा एक कॉन्शियस चेंज करेंगे, तो क्या हो रहा है कि जब आप ये सिंपल खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कम टाइम लग रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जब वो तोड़ते हैं, आपको पता होगा कि प्रोटीन को तोड़ने का डिफरेंट टाइम लगता है, पचाने का, रोटी को डिफरेंट लगता है, चावल को डिफरेंट लगता है। तो जब हम सिंपल चीज देंगे, बॉडी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जब बॉडी के लिए इजी हो जाएगा, बाकी का टाइम वो क्या करेगी? अपने आप को हील एंड रिपेयर कर पाएगी। और उससे क्या होगा? आप 4 हफ्ते में आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी अपने आप को टेक केयर कर रही है। तो आप बॉडी को प्लीज अपना टेक केयर कीजिए, बहुत ही प्रेशियस चीज है। और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आके आप सब लोगों के बीच में बोली, क्योंकि आप सब ऑलरेडी अवेयर हैं। क्योंकि अवेयरनेस कहाँ से शुरू होती है? कि कॉन्शियसनेस से, कि हमें पता है कि हम कहाँ गलत हैं और हम उसको समझना चाहते हैं। जब किसी को पता ही नहीं हम गलत है, फिर आप क्या ठीक करेंगे? सो इसीलिए आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं इंदौर जैसे सिटी में आके बोली, जहाँ पे आपको ऑलरेडी कॉन्शियसनेस है कि हमें कुछ चेंज लाना है, और आप लोग लेकर भी आ रहे हैं अपने अपने लेवल पे। सो सिंपल सा सिचुएशन है कि आप 4 हफ्ते में आप इजीली अपने सारी चीज़ों से, आपकी बीमारियों से धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप खाना ठीक खाइए, और आप अपनी बॉडी को, जिसे कहते हैं ना, वर्शिप कीजिए, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं तो रिश्तेदारी भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तो विद दैट आई थिंक आई एम डन। So thank you very much, guys. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, I can take it. For PCOD, should all the milk products should be eliminated? That's right. Yeah, they should be eliminated. But अक्सर हमारे को जैसे पाला बढ़ा गया, तो हमारे लिए दूध बहुत इम्पोर्टेंट है। बट ये समझने की बात है, वो पुराने टाइम पे दूध में और अब में फर्क है। तो आप बादाम का दूध, काजू का दूध, स्पिनच, ये सब में इनफ कैल्शियम है, आप वो यूज कर लीजिए, ऑल्टरनेटिव यूज कीजिए। आपको पता है कि जब किसी को नज़ला होता है तो सबसे पहले क्या बंद करवाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो आपका नज़ला बढ़ा देता है। सो इसके लिए आपको दूध प्रोडक्ट्स जितना अवॉइड कर सके उतना बेटर है। बट ये नहीं कह रहे दूध खराब है, बट दूध के ऑल्टरनेटिव्स लीजिए, क्योंकि कैल्शियम की और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। तो दूध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसकी जगह बादाम का, काजू का दूध ले सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, और वेरी इजी टू गेट द कैल्शियम इनटेक। स्लीप साइकिल,
स्लीप साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर हेल्थ। 6 से 8 घंटा। और उसका रीजन क्या है कि आपका जो किडनी और लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। आपकी कॉर्टिसोल लेवल का वहां से फर्क होता है, स्ट्रेस लेवल्स का बहुत फर्क पड़ता है अगर आप सो नहीं रहे। तो 6 से 8 घंटे सोना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बोला कि वैसे तो राइट टाइम तो सोने का है सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, आपके स्पिरिचुअल रीजंस के कारण, हर रीजन के कारण। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अब लाइफस्टाइल ऐसा नहीं रहा कि रोज लोग 10 बजे सो जाए, बट कोशिश कीजिए 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। ड्यूरिंग वेट लॉस, ड्यूरिंग वेट गेन, स्लीप साइकिल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी मसल्स भी स्लीप साइकिल की वजह से ही परफेक्ट रहती है। बिल्कुल, अगर हम कम सो रहे हैं तो हमारी मसल्स लॉस होती है, तो फिर वेट लॉस नहीं होता। बिल्कुल। सो वेट लॉस हो या कोई भी बीमारी हो, जो स्लीप है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बोला जब आप खासकर आप एथलेटिक हैं, राइट, तो जब आप भाग रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी मसल्स तोड़ रहे हैं, ठीक है, आपकी मसल्स ब्रेक हो रही है। और जो मसल जब ब्रेक हो रही है तो जब मसल्स बनती हैं वापस जुड़ती हैं उसको मसल सिंथेसिस कहते हैं। वो जो प्रोसेस है उस टाइम की आपकी मसल्स होती हैं वो एकदम टोन होती हैं। तो मसल सिंथेसिस का जो टाइम है वो आप जब सो रहे होते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। सो नॉट ओनली फॉर वेट लॉस बट फॉर ओवरऑल हेल्थ, स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पानी ठीक पी रहा हूँ, खाना ठीक खा रहा हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रहा, तो आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। वेट वर्कआउट के लिए जो हम लोग जिम में जो है स्ट्रेंथ वर्कआउट जो कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ एज लिमिट है कि हम इस एज तक वेट वर्कआउट करें उसके बाद में उसको अवॉइड करें? ऐसा कुछ नहीं है, बट 40 साल के बाद तो डेफिनेटली हम सबको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी जरूरी है, क्योंकि एक एज के बाद आपके जो मसल्स हैं वो लूज होने शुरू हो जाते हैं। तो 40 साल के बाद तो हाईली रिकमेंड कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसको आप वेट मशीन के थ्रू या वेट लिफ्टिंग करनी है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है और आप सुपरविजन के अंडर कर रहे हैं ताकि आपको कोई मसल पुल ना हो जाए, तो देयर इज नो लिमिट। और डिपेंड करता है अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, नहीं तो आजकल योगा भी है, उसके अंदर आप अपनी बॉडी के वेट को यूज करके भी आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको मोटे वेट्स ही उठाने हैं, पिलाटेस है, आपका योगा है, उसमें भी बहुत सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं। बॉडी वेट से कर सकते हैं? बिल्कुल, बॉडी वेट से कर सकते हैं और करना बहुत जरूरी है आफ्टर एज 40। और मेक श्योर कीजिए प्रोटीन जरूर लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।